Namaskar, this is Kavadev Sharma. In the last video, we saw the introduction and history of English. English कहाँ से आई, किस तरह से proceed होकर French और Latin के words उसमें influx हुए. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा. The introduction and history of English by Kavadev Sharma. In this video, we are going to see the basics of English language, in which alphabet, some basic terms we are going to discuss. जिनमें alphabet कितनी होती हैं. Probably हमें एक स्कूल से आंसर दिया जाता है कि अल्फाबेट इंग्लिश में 26 होती हैं. अगर आप भी उन्हीं स्कूल में पढ़े हैं तो आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स. किसी जेन्युइन सोर्स को चेक करें, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की खुद की वेबसाइट क्यों ना हो या विकिपीडिया, यू विल गेट द सेम आंसर जो शायद मैं आपको बोलने वाला हूं, बिकॉज मैंने भी उसे अपने घर पर डिराइव नहीं किया. बट द फैक्ट इज इंग्लिश हैज ओनली वन अल्फाबेट. बिफोर प्रोसीडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्फाबेट, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस, द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश. वापस कहना चाहूं उन्हीं शब्दों को कि अगर आप उसी स्कूल में पढ़े हैं, बिकॉज मेरे एरिया में और आसपास के एरियाज में कई जगह यही पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होती हैं. दिस इज अ मिसकंसेप्शन जो हमें स्कूल से डाला जाता है. आई से इट वंस अगेन दैट अगर आपने ये पढ़ा है आपके स्कूल में भी कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होती हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके जरा गूगल कर लीजिए. आपको प्रॉब्ली वही आंसर मिलेगा जो मेरे शब्द होने वाले हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 नहीं होती. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश. हाँ, आपने सही सुना. There is only one alphabet in English. 26 नहीं होती हैं. आप चेक कर सकते हैं गूगल पर, जरा पॉज करके देख लीजिएगा कैसे ये चीजें बनती हैं, कैसे क्या. मैं जरा थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगा. और बिफोर प्रोसीडिंग एक फर्स्ट लाइन ऊपर लिखिए कि ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट. हमारे मन में कई रूल्स रेगुलेशंस दिक्कत यूं दे देते हैं बिकॉज हम उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. जितना मेरा इंटेलिजेंस है, आई थिंक मैथमेटिक्स में 2 और 2 कल भी 4 होते थे, आज भी 4 हैं और शायद कल भी 4 ही रहेंगे. 5 तो 6 तो नहीं हो सकते. लेकिन इंग्लिश में कभी आई के साथ वॉज आता है, कभी शायद वर भी आ जाता है. आई होप सो आपने पढ़ा होगा, अपकमिंग वीडियोस में हम भी पढ़ेंगे. नॉर्मली एम आ जाता है, कभी क्वेश्चन टैग्स में आर एंड आई भी पॉसिबल है. होप यू हैव हर्ड अबाउट इट. और फ्यूचर में कोई कहता है कि विल लगाते हैं, कोई कहता है शैल लगाते हैं. ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं वेरिएशंस आते रहते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू द वेरी फर्स्ट लाइन, इंग्लिश एक भाषा है, भाषा की तरह मानिए बेहतर होगा. एक मातृभाषा हमारी भी है. अगर आप उसे सब्जेक्ट की तरह रूल्स रेगुलेशन से बांधते हैं, प्रॉब्ली थोड़ा सा डिफरेंस हमारे बीच किया जा सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट द अल्फाबेट्स इन इंग्लिश और द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट टर्म जो आपसे कहना चाहा कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो एक होती है, ना कि 26 है. अब कैसे ये चीज मैंने कही और क्यों इसका जिक्र किया आपसे, जरा हम उन शब्दों को देखें जिन्हें हम अल्फाबेट मानते हैं. तो ए, जिसको हम अल्फाबेट मानते हैं, यदि, या फिर इकलौता बी, या फिर सी एंड सो ऑन अप टू दिस टर्म, ये अल्फाबेट नहीं है. दीज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये सारे लेटर्स होते हैं. जी हाँ, ए इन इटसेल्फ इज अ लेटर. ये कोई अल्फाबेट नहीं है पूरी की पूरी, एक लेटर है. बी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, एंड सो ऑन, जितने भी लेटर्स लिखे जा सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं. यू कांट से देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. अगर हम अपनी मातृभाषा, होप सो ये वीडियो आप इंडिया में देख रहे हैं, तो शायद हमारी मातृभाषा हिंदी में अगर हम देखें तो प्रॉबेबली वर्णमाला शब्द एक कहा जाता है जिसके तहत अ आ ए ई ये सारे कंटेंट उसके अंदर आ जाते हैं. मैं आपसे हिंदी का जिक्र करूं तो प्रॉबेबली क्या आप ये कहते हैं कि अ ये पूरी हिंदी की वर्णमाला है एक, या इसके बाद अगर मैं आ लिखना चाहूं तो ये भी हिंदी की वर्णमाला है दूसरी, या फिर क ख ग घ इस तरह से आगे बढ़े तो ये इंग्लिश की 25वीं वर्णमाला है, 26वीं वर्णमाला है, एंड सो ऑन. शायद आपको हिंदी में मेरे शब्द अजीब लग रहे होंगे बिकॉज हिंदी में वर्णमाला एक है जिसके कंटेंट्स बहुत सारे कहे जा सकते हैं. सेम वर्ड अंग्रेजी में वर्णमाला को ही ट्रांसलेट अगर करें तो उसे अल्फाबेट कहा जाता है. और ये कॉम्बिनेशन है 2 शब्दों का. शायद ये लेटर्स हमने मैथमेटिक्स में देखे हैं, अल्फा और बीटा. इन्हीं को जरा संधि करके बना दीजिए, मर्ज देम, और इनके जब ब्लेंड्स आप बनाएंगे तो अल्फा की स्पेलिंग आई होप सो ALPHA और बीटा की स्पेलिंग शायद BETA बन जाती है. जब अपनी भाषा में भी हम लोग संधि करते हैं तो शायद कोई लेटर कहीं से कहीं हट जाता है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स इन हिंदी कि सत और जन मिलाकर शायद सतजन नहीं बनता, कोई स्पेलिंग चेंज हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, शायद आप बेहतर जानते हैं. हम सूर्य और उदय को मिलाकर सूर्य उदय नहीं कहते, शायद सूर्योदय कह देते हैं. इन द सेम फॉर्मुलेशन व्हेन यू मर्ज अल्फा एंड बीटा, हल्की सी स्पेलिंग चेंज कर दीजिए बिकॉज़ आपने किसी को संधि में किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है. और जब आप इस टर्म को देखते हैं यू विल गेट द सेम टर्म जिसको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है. जरा थोड़ा और नजर डालें इस बात पर
तो वर्णमाला शब्द से ही एक चीज नजर आती है कि इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स हैं, वर्ण और माला। अगर इस शब्द को मैं कंसिडर ना करूं तो आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं किसी माला का जिक्र जरूर है। क्या मैं आपसे इस तरह कहना चाहूं, मान लीजिए एक फूल है और हम फूलों की माला की बात करें तो इस एक फूल से आप पूरी माला बना सकते हैं, शायद आपका आंसर ना रहेगा। अगर मैंने आपको एक और फूल दिया तो आप इससे माला बना सकते हैं, शायद यहां भी मेरा आंसर न होना चाहिए और आपका आंसर भी। मैंने आपको एक और फूल दे दिया, 3 फूलों से माला नहीं बनती, लेकिन हाँ अगर 26 फूलों को साथ में पिरो दिया जाए तो उससे एक माला जरूर बनाई जा सकती है। The term alphabet in English is just equivalent to वर्णमाला इन हिंदी। और शायद जो शब्द आपसे वापस कहना चाहूंगा कि अ वर्णमाला नहीं है, आ वर्णमाला नहीं है, या क ख ग च छ ज झ ये सब वर्णमाला नहीं होती इंडिविजुअली। हाँ, इन जब को साथ में इनको पिरो दिया जाता है तब जाकर एक माला हमें मिलती है जो वर्णों से बनी होती है, जिसको वर्णमाला कहा जाता है। एक फूल से एक फूल माला नहीं बनती, एक मोती से एक मोती माला नहीं बनती, तो एक लेटर से अल्फाबेट नहीं बनाई जा सकती। लेकिन हाँ 26 लेटर्स को साथ में पिरोकर जो आप पाते हैं उसे इंग्लिश की अल्फाबेट कहा जाता है। तो अल्फाबेट का मतलब कोई लेटर नहीं होता, इस पूरी वर्णमाला को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं और इस पूरे सेट को कंसिस्टिंग ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश को इंग्लिश की अल्फाबेट कहा जाता है। तो ये एक लेटर, 2 लेटर, मैंने आपको एक फूल दिया, शायद आप माला नहीं बना पाएंगे, लेकिन इन 26 फूलों से माला बनाई जा सकती है। और मालाएं 26 फूलों से 26 नहीं बनती, माला शायद आपकी एक बनाई जा सकती है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। इस पूरे सेट को इंग्लिश की अल्फाबेट कहा जाता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल लेटर को। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, प्लीज अगर ये गलती आपने स्कूल में पढ़ी है तो नहीं पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की अल्फाबेट एक है, वर्णमाला एक है। हाँ, वर्ण बहुत सारे कहे जा सकते हैं, आप उसके इंडिविजुअल लेटर्स को जरूर कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर 26 लेटर्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल गलत है समझाने के लिए, बट समझाने के लिए रखना चाहूंगा। मान लीजिए मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज होती है, चूंकि मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट आउट देयर, बट मान लीजिए तरह तरह की मालाओं का जिक्र करना चाहूं आपको समझाने मात्र के लिए। जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी साधु बाबा को देखा तो वो लोग बहुत सारी मालाएं पहने होते हैं। एक उन्होंने मोतियों की माला पहनी है, एक तुलसी की माला पहनी है, एक रुद्राक्ष की माला पहनी है, एक फूल माला भी पहनी है, तो 4 मालाएं कही जा सकती हैं। मान लीजिए मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज होती तो शायद वहां पर हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस पूरे सेट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं A B C जैसा नहीं आता। हाउएवर हम मैथमेटिक्स में 3x स्क्वायर, अब ये x तो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैंने एक और सेट उठाकर लिया जिसमें इंग्लिश के सारे लेटर्स लिखे हैं, A B C अप टू Z आपके टर्म्स। अगर आप इनको बेसिकली देखना चाहेंगे तो यहाँ कहीं भी 1 2 3 जैसा कोई टर्म नहीं है। तब मैंने इनसे एक टर्म बना पाया कि 3x स्क्वायर माइनस 5y एंड सो ऑन। जब मैंने sin थीटा लिखना चाहा तो वहां पर sin तो कहीं यहां से आ सकता है, 30 लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा, भाई थीटा कहां से लाएं? तो शायद एक सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स भी बनता है कि अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स आपके, जो मैंने आपसे कहा कि गलत एग्जांपल है, बिकॉज मैथमेटिक्स कोई भाषा नहीं है। मान लीजिए कि अगर मैथमेटिक्स भाषा होती, मैथ्स में वैसे भी हम बहुत सी चीजें मानते रहते हैं, इन दैट केस एक माला मैथमेटिक्स के पास होती जिसमें कि सारे डिजिट्स आते हैं, एक माला मैथमेटिक्स के पास होती जिसमें सारे इंग्लिश के लेटर्स आते हैं, और एक माला मैथमेटिक्स के पास होती जिसमें सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में उस सेट को अल्फाबेट कहा जाता है जिसमें सारे आपके लेटर्स हैं। लेटर्स 26 हो सकते हैं, सेट 26 नहीं है। सो देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 26 लेटर्स। ये सेम लाइन आपको विकिपीडिया या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में लिखी मिल जाएगी कि इंग्लिश हैज ओनली वन अल्फाबेट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 26 लेटर्स। अल्फाबेट एक है, भाषा के लेटर्स 26 कहे जा सकते हैं। ये हम सब जानते हैं, इतने छोटे नहीं हैं कि अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आउट ऑफ दिस 26 लेटर्स 5 जो आपके हैं वो वावल्स हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन के तौर पर वावल्स प्रोनाउंस किया जाता है, एंड 21 आर योर कॉन्सोनेंट्स। अगर इनसे आगे बढ़ना चाहें तो मैंने इंडिविजुअली इंग्लिश के लेटर्स को लिखना चाहा कि A B C एंड सो ऑन। मैं जरा इसको रेज कर लेता हूं जी। जैसा कि आपसे कहा कि अल्फाबेट एक है, लेटर्स उसके 26 हैं। जरा आगे बढ़ना चाहें इस बात से तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है, शायद हम में से किसी के मन में हो, A B C अप टू Z बोलते हैं कि Z बोलते हैं इसे? अगर आप कहते हैं कि ये Z है, हाँ मुझे भी याद है कि मैंने स्कूल में इसे Z प्रोनाउंस किया है,
बट अगर ऐसा है तो मेरे घर पर एक चैनल आता है जिसको हम लोग फिर ZTV कहते हैं। शायद आपका आंसर ना है, यहाँ पर ZTV तो नहीं कहते, हम उसे ZTV कह देते हैं। तो क्या ये Z है? अगर ये Z है तो फिर हम स्कूल में Z क्यों पढ़ते आए थे? There will be many differences they are going to occur। आप जो पाएंगे कि इंग्लिश में कई वेरिएशंस ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम टीवी मीडिया से कुछ और सुनते हैं, जबकि रियलिटी में हमें स्कूल में शायद कुछ और पढ़ाया गया होता। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। There is a difference of American and British English। एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगा कभी, differences in American and British English in terms of pronunciation, in terms of grammar। बट अभी अगर देखा जाए तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोनों है। आप इसे Z कहें, सही है। आप उसे Z कह दीजिए, वो भी सही है। Z प्रेफरेंस रखता है अमेरिकन इंग्लिश में नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश में, जो आप पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। और Z का जो प्रोनाउंसिएशन है ये अमेरिकन इंग्लिश में है, यूएस इंग्लिश में। तो जितने टीवी चैनल्स आप देखते हैं, जितने मीडिया पर्संस को आप देखते हैं, वो अक्सर अमेरिकन इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इसीलिए वहां पर Z प्रोनाउंसिएशन रखा जाता है। लेकिन आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया, हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इस नाते आपका प्रोनाउंसिएशन स्कूल की किताबों के अनुसार Z था, और टीवी जो साउंड रखती है वो हमेशा Z रखती है। वो गलत नहीं है, गलत हम भी नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश Z, अमेरिकन इंग्लिश Z। मैंने इनमें से किसी एक लेटर को प्रोनाउंस करके पिक करना चाहा कि भाई मान लीजिए मैंने एक C को इंडिविजुअली पिक किया, इसके बाद मैंने इसी अल्फाबेट से किसी एक और लेटर को उठा लिया O, और शायद एक और लेटर उठाया W। अब जो आपके सामने है, आप इसे 3 अलग अलग इंडिविजुअल लेटर्स की तरह तो ट्रीट नहीं करेंगे, हाउएवर शायद आप इसे एक शब्द की तरह जरूर देखेंगे। जी हाँ, ग्रामेटिकली अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी कुछ लेटर्स को अगर इस तरह साथ में रख दिया जाए जिससे मीनिंग मिलने लगता है तो उसे एक शब्द कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। और मान लीजिए मैंने मीनिंगफुल शब्द का इस्तेमाल यूं किया, मैं इसे CWO भी लिख सकता हूं, OWC भी लिख सकता हूं। लेटर्स वही 3 हैं, बट इस तरह से अरेंज नहीं है कि उससे कुछ मीनिंग नजर आए, तो उसे आप वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड होने के लिए उन लेटर्स को मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में अरेंज होना जरूरी है। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूं, मान लीजिए आपने एक शब्द ये लिखा, मैंने इसमें और ऐड कर दिए, दिस वन, ये भी ऐड कर दिया, और शायद ये भी ऐड कर दिया। अगर ये 4 शब्द मैंने साथ में लिखे हैं तो प्रॉबेबली अब इसे ना आप लेटर की नजर से देखेंगे, ना इसे आप शब्द की नजर से देखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ शब्दों को मैंने इस तरह रखा हुआ है कि शायद इससे हमें एक प्रॉपर मीनिंग फिर से मिलने लगता है, और अब ना इसे हम लेटर कह सकते हैं, ना इसे वर्ड कह सकते हैं। यस, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो जनरली, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कहना चाहूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो शायद उसे कुछ नहीं आता, मुंह से मात्र आवाज निकाल सकता है। कुछ महीने लगते हैं उसे किसी लेटर को प्रोनाउंस करने में, कई महीने और लग जाते हैं कुछ लेटर्स को शब्द बनाने में, और 2-2.5 साल बाद वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहने लायक हो पाता है। इन द सेम फॉर्मुलेशन, इंग्लिश के जो 4 बेसिक स्टेप हैं, इंग्लिश अल्फाबेट 1 रखती है, वर्णमाला 1 रखती है। कई बार कहा आपसे लेटर्स 26 होते हैं, 5 वावल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। हाँ, इन लेटर्स में से किसी को भी उठाकर आप अगर पिरोकर साथ में मीनिंग रख पाते हैं, उसे शब्द कहा जाता है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। और आप इस कुछ वर्ड्स को अगर साथ में पिरोकर उनसे प्रॉपर मीनिंग पाते हैं तो उसे आप सेंटेंस कह दीजिए। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, एंड अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सेंटेंस की एनालिसिस की जाए तो वो बहुत तरह से होती है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल। बट चूंकि मैं बेसिक्स के लिए यहां पर हूं अभी इस वीडियो में, तो बेसिक्स में अगर कहना चाहें तो हर सेंटेंस के बेसिक 2 टुकड़े किए जा सकते हैं जिनके लिए 2 शब्द बनते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जरा इनको और देख लेते हैं। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में जब भी कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है, एक सेंट्रल हीरो जरूर होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, जिसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब हमेशा काम करने वाला नहीं होता। हम लोग मेल लिखते हैं, उसमें भी सब्जेक्ट लाइन होती है जो किसी का काम नहीं करता। हमने एप्लीकेशंस भी लिखी हैं जहां भी एक सब्जेक्ट का टाइटल होता है, वो किसी पर काम नहीं करता हमेशा। लेकिन सब्जेक्ट बेसिकली किसी सेंटेंस का, वो स्ट्रक्चर्स बात की बात है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसने काम किया, जिस पर, लेटर ऑन। बट बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में जब आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो वहां पर बेसिक 2 कंपोनेंट्स कहे जा सकते हैं। किसके बारे में आपने कुछ कहना चाहा है, एक भाषा है, जब आप जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं किसी के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कॉल्ड द सब्जेक्ट।
क्या कहना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसका प्रेडिकेट कहा जा सकता है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज दिस स्टाइल ऑफ कंट्री। मैंने किसी और एग्जांपल में रखना चाहा, फॉर एग्जांपल कि दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां तीनों स्टेटमेंट्स में या पुराने दोनों स्टेटमेंट्स में जहां मैंने इंडिया का जिक्र किया, इंडिया वहां पर उसका सब्जेक्ट है। क्या कहना चाहा, ऐसा देश है, वैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इन दैट केस इंडिया बीइंग द सब्जेक्ट, बिकॉज इंडिया की बात आपने की थी। क्या कहा था, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसका प्रेडिकेट था। मैंने कहा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली यहां पर सब्जेक्ट है बिकॉज दिल्ली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है। व्हेन आई से दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी, यहां पर दिल्ली फिर से सब्जेक्ट है, और पोल्यूटेड सिटी कहने से वो शायद उसका प्रेडिकेट का भाग बन जाता है। तो किसी भी भाषा में जब भी हम कुछ कहते हैं, पहला टर्म वो होगा, नॉट ऑलवेज पहला होगा, बट एक चीज वो रही होगी, शायद किसी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी के बारे में भी, या किसी प्लेस के बारे में आप कहना चाहते हैं, गोवा इज अ नाइस प्लेस, तो गोवा यहां पर वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने बात की है। हाँ, वो प्रेडिकेट भी होगा जो बात आपने कही होगी। तो कई राइटर्स अपना अपना मत रखते हैं, सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में कहा जाता है। कुछ राइटर्स का कहना है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बच्चे कुछ इस सारे शब्द प्रेडिकेट का हिस्सा है। कुछ राइटर्स कहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में कहे गए सारे शब्दों को प्रेडिकेट कहा जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the basic two components of a sentence may be subject and predicate, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इसी बारे में from an authentic source। इस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम छोटे से छोटे सेंटेंस में, एंड however long the sentence may be, कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा तब भी आप उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है फायर बर्न्स। शायद फायर वो चीज है, आग, जिसका मैंने जिक्र किया है और उसके बारे में कुछ कहना चाहा है कि भाई ये जलती है, तो शायद आग सब्जेक्ट है और बर्न उसका प्रेडिकेट कहा जा सकता है, बिकॉज आपने फर्दर उसको वहां पर डिस्क्राइब किया है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहें तो यू कैन से अ फियर्स फायर, भाई ऐसी जो आग होती है जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित कही जा सकती है। बर्न डाउन हिज हाउस, उसने उसके पूरे घर को जला दिया। यहां पर एक सब्जेक्ट था, एक शब्द वर्ब होकर प्रेडिकेट हो गई। यहां पूरी की पूरी नाउन फ्रेज उसका सब्जेक्ट है, यानी ये तीन शब्द हैं, पता नहीं फ्रेज क्या होती है अभी देखते हैं, लेकिन ये तीन शब्दों से मिलकर सब्जेक्ट बन रहा है। अ फियर्स फायर, किया क्या था, हुआ क्या था उसके बारे में, बर्न्ट डाउन हिज हाउस, उसका पूरा घर जला दिया। सब्जेक्ट और बड़ा भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी और बड़ा हो सकता है। अ फियर्स फायर व्हिच ब्रोक आउट यस्टरडे, कल जो आग लगी थी, भीषण आग कह दीजिए, कंप्लीटली बर्न डाउन हिज हाउस एंड मेनी अदर्स इन द सेम स्ट्रीट, भाई उसके घर को जलाकर राख किया और उसी गली के कई घरों को भी उसने जला दिया। तो पहले सेंटेंस में एक शब्द में सब्जेक्ट था, सेकंड स्टेटमेंट में शायद 2-3 शब्दों में सब्जेक्ट था, यहां पर हमने 6-8 शब्दों में सब्जेक्ट डिफाइन किया। यहां पर प्रेडिकेट एक शब्द में था, यहां पर प्रेडिकेट में 4 शब्द थे, और वही 8-10 शब्दों में यहां पर प्रेडिकेट डिफाइन किया गया। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस से देखें तो एक चीज तो कॉमन है, किसके बारे में जिक्र किया था, फायर, दिस फायर, दैट फायर, और द फियर्स फायर दैट ब्रोक आउट यस्टरडे। हाँ, किया क्या था, बर्न्स, बर्न डाउन, और इस तरह से इस चीज को नष्ट कर दिया। किसी भी लैंग्वेज में जब आप भी कहते हैं कुछ भी, इन दैट केस आप एक सेंट्रल हीरो और थीम पकड़ते हैं जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन रखते हैं वो सब्जेक्ट है, वो चीज प्रेडिकेट है। हाँ, अगर सेंटेंस की वैरायटी देखें जो शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, तो सेंटेंस कई तरह के होते हैं। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता। थैंक यू डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जाइए, गो एक और सेंटेंस है। तो जब हम थैंक्स कहते हैं या थैंक यू कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो शुक्रिया मैंने अदा किया है। इन दैट केस आपका सब्जेक्ट दिखाया नहीं जाता, मात्र आप प्रेडिकेट डिस्क्राइब कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई अंडरस्टूड है, थैंक यू, तो यहाँ पर वो थैंक्स मैंने आपको किया है। सिमिलरली जाइए, तो अब जाना मुझे नहीं है, जाना शायद आपको हो सकता है, अभी मत जाइएगा, वैसे वीडियो भी इनकम्प्लीट है। इन दैट केस जो गो वर्ब है या कहिए प्रेडिकेट पार्ट है, उसके पास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिसकी तरफ नजर करके आप कहेंगे वही उसका सब्जेक्ट रहेगा, उसी को जाना होगा। कई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं आश्चर्य दिखाने के लिए, जिनके पास कई बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कुछ भी नहीं होता, उनको भी चूंकि ये भाषा है आप पहचान सकते हैं, तो उनको कॉमन सेंस से अंडरस्टूड कर लिया जाता है। जैसे अमेजिंग, तो शायद कोई मूवी रही होगी जिसका जिक्र मैंने किया और कहा अमेजिंग, शायद कोई कैच किसी ने पकड़ा होगा, शायद कोई मैच बहुत अच्छा रहा जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि दैट वाज अमेजिंग। इन दैट केस अमेजिंग मात्र हमारी फीलिंग सी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या आप जो भी कहना चाहें, और उसका पूरा सेंटेंस जब ड्रॉ करेंगे, द मूवी वाज अमेजिंग, द कैच वाज अमेजिंग, द मैच वाज अमेजिंग, द कार वाज अमेजिंग,
इन दैट केस कार और मैच जिसका आपने जिक्र किया है वो सब्जेक्ट है, एंड इट वाज अमेजिंग उसका प्रेडिकेट भाग कहा जा सकता है। सिमिलरली वेल डन, व्हेन यू से समवन टू समवन के वेल डन, इन दैट केस जो कुछ उसने किया होगा शायद वो उस चीज का सब्जेक्ट रहा होगा और वो चीज बहुत अच्छी थी, वो दिखाने के लिए हम उसका प्रेडिकेट भाग कह सकते हैं। तो शायद मैंने आपसे कुछ एग्जांपल्स में यही कहना चाहा कि इन जनरल द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस मे बी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जनरली जिसके बारे में आप कुछ जिक्र करते हैं उसे सब्जेक्ट कह दीजिए, और क्या कहना चाहते हैं वो थ्री इडियट्स की लाइन याद होगी, कहना क्या चाहते हैं वो पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट का भाग है। हाउएवर थोड़ा सा और, अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आगे भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो दो एक्स्ट्रा टर्म और बनते हैं, दोज आर फ्रेज एंड क्लॉज। आपने फ्रेज कई जगह सुनी होगी कि फ्रेजेस कई तरह की होती हैं। फ्रेजेस बेसिकली 5 तरह की हो सकती हैं। होती क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो सब्जेक्ट बीइंग द टर्म एंड प्रेडिकेट बीइंग इट्स डिस्क्रिप्शन। आगे कई बार हमें कई और शब्दों की जरूरत पड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मीनिंग कंप्लीट हो, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। रिसेंट एग्जांपल भाई, कल एक मैच था मान लीजिए और इंडिया, तो मैंने इंडिया का जिक्र करना चाहा, इंडिया फिर से सब्जेक्ट है सेंटेंस का, हार गई या जीत गई, तो वो जो आपने कहना चाहा कि इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, इन दैट केस प्रेडिकेट कहा जा सकता है इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब ये न्यूज हम किसी को बताते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, शायद सामने वाला फिर एक क्वेश्चन रखता है कितने रन से, कितने विकेट से, किस तरह से, कितने रन बनाए कोहली ने। हमें 3-4 शब्दों की और जरूरत पड़ जाती है जो शायद आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो उसका मीनिंग बेहतर कहा जा सकता है। फ्रेज वही है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2-4 शब्दों का समूह जिनका मीनिंग है बट उनके पास सब्जेक्ट नहीं होता, उनके पास प्रेडिकेट नहीं होता। जब आप उसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की सहायता से जोड़ देते हैं तब जाकर उसका मीनिंग कंप्लीट किया जा सकता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जो सेंस तो रखते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं, उसे फ्रेज कहा जाता है। कुछ एग्जांपल मैंने लिखना चाहा है कि द फर्स्ट वन, आई सॉ हिम। अगर आप देखेंगे तो आई सब्जेक्ट है, सॉ हिम प्रेडिकेट है, सेंटेंस यहां फुल स्टॉप रख सकता है, आई सॉ हिम फुल स्टॉप। लेकिन कई बार हम कहते हैं देखा तो था, कहां देखा था आपने, मैं तो घर पर था, आपने कहां से देख लिया मुझे, नहीं आप गार्डन में थे। तो मैंने 3 एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर दिए, इन द गार्डन। अगर बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इनकी हिंदी करना चाहे तो इन द गार्डन अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, लेकिन गार्डन में व्हाट, क्या गार्डन में, आपको शायद उसके लिए एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर मेंशन करना होगा। हाउएवर अगर आप इन सारे शब्दों को साथ में पढ़ें तो एक बेहतर मीनिंग एसोसिएट हो जाता है। आई सॉ हिम इन द गार्डन, इन दैट केस आई सब्जेक्ट है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, सॉ हिम प्रेडिकेट है जहां उसके बारे में कहा गया था कुछ भी, और इन द गार्डन वो 3 शब्द जिससे आपने उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, उसे फ्रेज कहा जाता है। सेम सेंटेंस यहां पर देखें, हमने कई टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, WWE की फाइट में भी कई बार लिखा जाता है डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अभी बताया था कि कई सेंटेंस का सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता है, तो भैया आपको ये चीज नहीं करनी है, तो कहां नहीं करनी है। आप अगर प्रोफेशनल मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपके सामने भी ना करूं, नहीं नहीं मेरे सामने आप कर सकते हैं, शायद ये काम आपको घर पर नहीं करना है। इतने रामायण से पहले अगर हम सिर्फ ये पढ़ें कि एट होम का मतलब क्या होता है तो सब जानते हैं, घर पर, इसकी हिंदी हम कर लेते हैं, लेकिन अकेले घर पर कह देने से कोई मीनिंग नहीं मिलता। उसके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके पास प्रेडिकेट भी होना चाहिए। अगर हम इन सबको जोड़ दें कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, भाई इस चीज को घर पर ट्राई मत कीजिएगा, तब जाकर एक बेहतर मीनिंग मिल पाता है। तो एट होम की हिंदी है लेकिन शायद अधूरा मीनिंग है, इट मेक्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट वन, इन दैट केस एट होम भी एक फ्रेज का हिस्सा है। मैंने आपसे कहना चाहा कैट्स एंड डॉग्स, प्रॉपर्ली अगर इस सेंटेंस को हटा दें, हम सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, बट बेसिकली अगर कैट्स एंड डॉग्स कहा जाए तो शायद हम हिंदी यही करेंगे, कैट्स कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इस तरह से। लेकिन हम जानते हैं कि इस सेंटेंस का वो मतलब बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको मिला कहां से कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, वो शायद उसका सब्जेक्ट दिखाने से या फिर प्रेडिकेट कंप्लीट करने से। However, अगर कैट्स एंड डॉग्स की बात करें तो ये वो 2-3 शब्द हैं जिनका मीनिंग है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते। हम अगर पूरा सेंटेंस ऐड कर देते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी, इन दैट केस कहा जा सकता है कि इसका प्रॉपर मीनिंग सब्जेक्ट प्रेडिकेट और फ्रेज से कंप्लीट है। बिकॉज कई बार ऐसा होता भी है, बारिश हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है, अब कम है कि ज्यादा है, अगर थोड़ी बहुत बारिश है तो हम ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश है तो शायद ऑफिस ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, इन दैट केस फ्रेज की वैल्यू बढ़ जाती है। कई बार फ्रेज कई तरह से बिहेव करती है, अगर बेसिकली देखा जाए, कभी किसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे, बेसिकली फ्रेज 5 तरह से बनती हैं। नाउन फ्रेज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकती हैं, वर्ब फ्रेज जो बेसिकली वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाती हैं,
एडजेक्टिव फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी और क्वांटिटी मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करें, और एडवर्ब फ्रेज जो उस केस में किसी न किसी एडवर्ब की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। मैंने फिर से लिखना चाहा, अ बर्ड इज वर्थ टू बर्ड्स। एक चिड़िया दो चिड़ियों से ज्यादा अच्छी है। मैंने इसमें से फ्रेज हटा दिया हाल फिलहाल। A bird is worth two birds. एक चिड़िया दो चिड़ियों से ज्यादा अच्छी है। ठीक ठाक है। जरा इसमें आप एक्स्ट्रा इन्फो ऐड कर दीजिए। A bird in the hand, अगर आपके हाथ में कोई चीज है तो शायद वो कल्पना मात्र कर देने के 2, 4, 15 से ज्यादा वो एक हाथ की चीज बेहतर हो सकती है। हम जानते हैं इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। सो अ बर्ड, अब यहां पर बर्ड के लिए आपने 3 शब्द फिर कहे हैं कि इन द हैंड, शायद हाथ में कोई चीज, और is worth two birds in that category. In that case शायद आपने यहां भी birds के लिए 3 शब्द डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स आते हैं, शायद हम पढ़ेंगे आगे, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स ही आते हैं। तो यहां पर जो आपने फ्रेज यूज की है वो बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव है, लेकिन हाँ फ्रेज जरूर है, हाथ में है कि भाई झाड़ी में है। इन दैट केस इन शब्दों का मतलब है, लेकिन जब तक सेंटेंस में आप उसे नहीं रखते तो शायद उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे जनरल एग्जांपल कहना चाहूं कि न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग, नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो नए बैच सब्जेक्ट है, शुरू हो रहे हैं प्रेडिकेट है। आप जरूर क्वेश्चन करेंगे कब से सर, किस डेट से, किस टाइमिंग पर। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन रखते हैं 2-2, 3-3 शब्दों की, भाई इस तारीख से इतने बजे इस बैच में, तो ये शब्द हमेशा फ्रेज कहे जा सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्स्ट्रा इन्फो और ऐड कर दीजिए, उसको आप उसकी फ्रेज कह दीजिए। और एक पार्ट और बचता है आज के लिए, क्लॉज। शायद हमने ये शब्द जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं स्कूल में काम आते थे। कंपटीशन में इनको हेडिंग देकर नहीं पूछा जाता कि हम लोग क्लॉज पूछते हैं, लेकिन हाँ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से क्लॉज बनाए जाते हैं। तो हर एग्जाम में क्लॉज का वेटेज है, बशर्ते शायद उनकी हेडिंग में ना लिखा हो कि हम लोग क्लॉज पूछते हैं। जरा इसको भी देख लेते हैं। क्लॉज और फ्रेज दोनों एक जैसे हैं काफी हद तक। द डिफरेंस मैं जो बता रहा हूं आपको कि क्लॉज का भी 3-4 शब्दों का समूह कहा जा सकता है जिसके पास मीनिंग है कि नहीं पता नहीं। फ्रेज भी वही 3-4 शब्दों का समूह है। फर्क इतना हो जाता है, ना क्लॉज के पास मीनिंग है पहली चीज, ना फ्रेज के पास प्रॉपर मीनिंग है जब तक आप उसमें और कुछ ऐड नहीं कर देते। लेकिन हल्का सा फर्क है, फ्रेज के पास ना खुद का सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है। एट होम के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है प्रेडिकेट बनाने के लिए। इन द गार्डन, कैट्स एंड डॉग्स, इन द हैंड, इन द बश, इनके पास कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। लेकिन हाँ क्लॉज वो चीज है जिसके पास सब्जेक्ट भी होता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी पूरा मीनिंग नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है फिर भी मीनिंग प्रॉपर नहीं है। जरा देखते हैं इन 2 सेंटेंसेस को जो मैंने लिखे हैं, इंडिविजुअली जज कीजिएगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, आई नो द मैन, आई सब्जेक्ट, नो द मैन प्रेडिकेट, मैं उस इंसान को जानता हूं। शायद पूरा मतलब आपको भी समझ नहीं आया होगा, तो मैंने कहा कि आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूं। एक क्वेश्चन अराइज होता है, कौन से इंसान को जानते हैं आप। मैंने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दी, ऑब्जेक्ट भी दे दिया, फिर भी इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अच्छा एक नया सेंटेंस देखते हैं, हु स्टोल योर पर्स, जिसने आपका पर्स चुराया था। अब इस सेंटेंस को इंडिविजुअली देखिएगा, उससे लिंक मत कीजिएगा कि हु स्टोल योर पर्स, जिसने आपका पर्स चुराया था। हाँ तो ठीक है, किसने पर्स चुराया था, हाँ क्या हुआ उसके बारे में। अधूरा मतलब इसका भी है, सब्जेक्ट होने के बाद, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के बाद भी, प्रेडिकेट होने के साथ भी, सब्जेक्ट यहां पर भी है, वर्ब भी है, उसके पास ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी मीनिंग पूरा नहीं है। एक काम करते हैं, जरा इन दोनों को जोड़कर पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस बिकम्स, आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, मैं उस इंसान को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। तो शायद इसका एक कंप्लीट सेंस हमें नजर आता है। वापस कहूं कि अगर इंडिविजुअली इतना सेंटेंस पढ़ें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, कि मैं उस इंसान को जानता हूं। कौन सा इंसान? जिसने आपका पर्स चुराया था। अगर अलग से पढ़ा जाए तो हाँ किसने पर्स चुराया था और हुआ क्या उसके बारे में। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, मैं उस इंसान को जानता हूं जिसने आपका पर्स चुराया था। शायद यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहां भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहां भी है। अधूरे देखे जाते तो इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं था, लेकिन आपने इनको जोड़ दिया, तब जाकर इन्हें क्लॉज कहा जाता है। बेसिकली क्लॉज बहुत तरह के कहे जा सकते हैं, बाद में कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन हाँ एक मेन क्लॉज कहा जाता है जहां पर आपने उस मेन थीम और आइडिया को डिस्क्राइब किया है, और एक सबऑर्डिनेट कहा जाता है जो उसकी मात्र सहायता करने के काम वहां किया गया था। तो बेसिक कंपोनेंट्स में क्लॉज कई बार दोनों मेन क्लॉज भी हो जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की तरह, लेकिन हाँ सिर्फ इतना जरूर समझें बेसिक्स के तौर पर कि कई बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मीनिंग पूरा नहीं आ पाता। जरा एक और बार देखते हैं। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है उसके पास, लिंकिंग वर्ब इन जनरल। समझ में आ गया कौन सी जगह है? शायद अधूरा मतलब है। मैंने नया सेंटेंस लिखा, वेयर वी लिव,
सब्जेक्ट है, वर्ब है, समझ में आया? जहां हम रहते हैं, इंडिविजुअली देखिएगा प्लीज। पहला सेंटेंस, ये वो जगह है, पता नहीं पूरा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। जहां हम रहते हैं, तो हाँ जहां आप रहते हैं क्या हुआ वहां पर। अब इनको जरा ऐड करके पढ़ लें तो शायद सेंटेंस बना कि दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, ये वो जगह है जहां पर हम लोग रहते हैं। और अब शायद इसका मीनिंग कंप्लीट कहा जा सकता है। तो बेसिकली ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, दोनों सबऑर्डिनेट हो सकते, दोनों मेन क्लॉज हो सकते हैं, कोई किसी मेन की सहायता करने के लिए सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जरा वापस रिवाइज करना चाहूं जो आज आपने इस वीडियो में देखा कि इंग्लिश बीइंग अ लैंग्वेज, मैंने फर्स्ट लाइन आपको लिखी थी कि इंग्लिश भाषा है, भाषा की तरह मानिएगा, किसी सब्जेक्ट की तरह नहीं। सब्जेक्ट में रूल्स होते हैं, लैंग्वेज हमेशा कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलती है। हमें नहीं आती, दूसरे की भाषा है, जरा सीखने की कोशिश भी करेंगे बट बिना किसी रूल के। इंग्लिश में अल्फाबेट एक है, बार बार कहा, ऑब्जेक्शन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, बट प्रोबेबली विकिपीडिया और ऑक्सफोर्ड चेक करने के बाद यू विल गेट द सेम आंसर दैट देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 26 लेटर्स। लेटर्स 26 होते हैं, अल्फाबेट 26 नहीं होती, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हम कुछ लेटर्स को जोड़कर कुछ बना लेते हैं जिससे एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, वी कॉल दैट अ वर्ड। और अगर कुछ वर्ड्स को जोड़कर आप उससे प्रॉपर मीनिंग लेते हैं तो उसे एक पूरा सेंटेंस कहा जा सकता है। सेंटेंस के दो टुकड़े, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कई बार हम उसमें एक्स्ट्रा इन्फो और दे देते हैं जिसे फ्रेज कहा जाता है, और कई बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद भी मीनिंग पूरा नहीं होता, उसको एक और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देना पड़ जाता है। तो ये भी एक क्लॉज है, वो भी एक क्लॉज है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, यू गेट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, डिक्लेरेटिव कहा जाता है शायद, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड सो ऑन। आई होप यू लाइक द वीडियो। कंटिन्यू and moving ahead to the next video. Thank you.